नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। मैम। तो अंकित जी, बाजार में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। बेरिश है मार्केट। नेगेटिव सेंटिमेंट आज भी 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे रही मार्केट। तो सेंसेक्स 1048 पॉइंट्स डाउन था, क्लोजिंग एट 76,330। निफ्टी 345 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 23,085। एक्टिव स्टॉक्स रहे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इंफोसिस एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स रहे टीसीएस, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल एंड रिलायंस। टॉप फाइव लूजर्स रहे अदानी एंटरप्राइज, ट्रेंट, बीपीसीएल, भारत इलेक्ट एंड पावर ग्रिड कॉर्प। अब तो अंकित जी, खास खबरें आज बाजार से। देखिए, खास खबर तो ये है कि ट्रम्प का बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह पास में आ गया है। उसके पहले जी। बाइडेन जो है, मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने रशिया के ऊपर वापस से जो सैंक्शंस लगाए हैं, तो हम्म। सैंक्शंस लगाने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनी है मार्केट के अंदर, जिसके हम्म। अंदर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट काफी क्रैश हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे रीजंस भी हैं क्रैश होने के, कि इस जी। समय वॉलेटिलिटी बहुत चल रही है। हमने बहुत लंबे समय से तेजी देखी हुई थी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वापस से, और इस तरह के किस तरह से टैरिफ के ऊपर डिसीजन लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी मुझे काफी वीक लग रही है, क्योंकि जिस तरह से 2020 के बाद में एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था कंटिन्यूअसली, और अगर देखें तो इस समय उसने 2024 के बाद में अब 2025 में उसने ब्रेकआउट दिया है। जी। 4 साल का एक अपसाइड रैली देने के बाद में जो इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा पैनिक रहेगा, और आने वाले टाइम में हमको और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जिस तरह हम्म। से ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडियन आईएनआर है, आईएनआर देखा जाए तो 86.50 क्रॉस कर चुका है, ऑल टाइम वीक पे चल रहा है, तो कंटिन्यूसली इसके अंदर वीकनेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रेशर बना हुआ है, बिल्टअप हुआ है, और मार्केट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसके अंदर हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। यही अगर यूएस मार्केट भी अगर गिरते हैं तो डेफिनेटली एक वापस से फियर का माहौल बनेगा, और स्टॉक मार्केट्स अभी और क्रैश होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो अभी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने लास्ट 4 साल में मोर देन 6,50,000 की सेलिंग कर चुके हैं कैश मार्केट में। हम्म। अगर वहीं देखा जाए तो डीआईएस की बाइंग चल रही, तो डीआईएस की बाइंग अगर देखा जाए तो हमारा खुद का भी पैसा लगा हुआ है तो पूरा स्टॉक मार्केट में, तो कहीं ना कहीं वापस से एक बार फियर वाला माहौल बन रहा है। और मार्केट जिस तरह से क्रैश हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ज्यादा पैनिक आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। नए हाइस के लिए तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा भूल जाइए। लेकिन जी। यस, जिस तरह से अभी 2025 का मार्केट चल रहा है, मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली जो है, क्योंकि इस समय गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इंडेक्स, यूएसडीएनआर, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बॉन्ड्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। ये सारा फ्लक्चुएशंस जो भी हैं, ये मेजरली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी अनडिसिसिव मार्केट है। ट्रम्प क्या बोलेंगे वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रहता है। उसके हम्म। जाने के पहले जो बाइडन है, वो मैक्सिमम वर्ड है, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। अभी भी 7 डेज बाकी हैं, पता नहीं वो और कौन से डिसीजन लेना जो बाकी है। हम्म। इंडियन में तो क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, वैसे ही विद इन 7 to 8 डेज में हो जाता है, लेकिन वहां पे जो 2 महीने 3 महीने का जो टाइम फ्रेम मिलता है गवर्नमेंट चेंज करने का, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है जो मार्केट में पूरा अराइज हो रहा है। एंड अगर इन्फ्लेशन देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इन्फ्लेशन भी वापस कहीं ना कहीं हमको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। जी। तो ये हफ्ता क्या आपको लगता है कि ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा? देखिए, अगला हफ्ता तो वॉलेटाइल रहेगा, और आने वाले टाइम में और वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस समय वॉलेटाइल कंडीशंस ये भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फेड की मीटिंग है वो अभी जनवरी में, सॉरी फरवरी में रहेगी। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ पे बजट है, बजट के पहले ट्रम्प के डिसीजन पेंडिंग है जो 20 तारीख के बाद वो लेने वाले हैं। तो जी। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। अभी इस बुधवार को सीपीआई का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स का। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो जैसे कि मार्केट में आएगा, उसके बाद में हमें एक्चुअल मार्केट की कंडीशंस पता चलेंगी। अगर इन्फ्लेशन हम्म। बढ़ के आता है, तो फिर हम्म। मान के समझ के चलिएगा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आता है, तो कहीं ना कहीं फेड के माथे पे वापस से एक बार चिंता रखे रह जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, सॉरी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम्म। वापस से फेड थोड़ा सा अग्रेसिव की जगह थोड़ा सा डिफेंसिव होकर रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट कट करने की फिराक में नहीं रहेगा, और कोई भी कंडीशंस नहीं रहेगी जहां पे वो कट कर सके। तो थोड़ा सा इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो यस, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और थोड़ा सा इस वीक में ट्रेडर्स कॉशियस होकर रहना चाहिए। जी। तो अंकित जी, ये मार्केट की बातें थी, न्यूज़ सुन लेते हैं और उसके बाद हम ऑयल के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल ने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ पहले किए गए पट्टा समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये समझौता 5,000 के डब्ल्यूपी सोलर कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए था।
आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड ने 48 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इस ऑर्डर में भारतीय बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों, जिनमें मलबार गोल्ड लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, सेनको गोल्ड लिमिटेड, सी कृष्णैया चिट्टी एंड सन्स और अन्य प्रतिष्ठित ग्राहक शामिल हैं, को सोने के आभूषणों की आपूर्ति शामिल है। बीएचईएल और ओएनजीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य नई और अक्षय ऊर्जा के बढ़ते क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और साझेदारी का पता लगाना है। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। फॉक्सकॉन। एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन ने भारत में अपने आईफोन निर्माण सुविधाओं में चीनी श्रमिकों के प्रेषण को रोक दिया है। सरकार ने मस्क को आमंत्रित किया। भारत सरकार ने एलोन मस्क और इलेक्ट्रिक वाहन ईवी उद्योग के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को आमंत्रण दिया है। यह आमंत्रण भारत में ईवी क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा के लिए है। मर्सिडीज बेंज इंडिया। मर्सिडीज बेंज इंडिया की 2025 के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें वर्ष के लिए 8 नए मॉडलों का लॉन्च शामिल है। यह एक सफल 2024 के बाद है, जहां कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के आंकड़े हासिल किए। तेल 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तेल की कीमतों में 4 महीने का उच्च स्तर देखा गया है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय रूस पर लगाए गए व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों को दिया जाता है। ओनिक्स बायोटेक। ओनिक्स बायोटेक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए प्रभावशाली वित्तीय परिणामों की सूचना दी है। कुल आय में साल दर साल 30.12% की वृद्धि हुई है और 31.13 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी, जैसे तेल के बारे में कहा कि प्राइसेस ऊपर है, तो आप बताइए ऑयल के बारे में कि जो करंट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है उसको देख उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल डिमांड और प्राइसेस पे क्या पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ साथ नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर भी हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। सबसे हम्म। बड़ा रीजन यही रहा है कि जो बाइडन अमेरिका की तरफ से हम्म। रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया है, उससे क्या जी। हुआ है कि डिमांड जो है कहीं ना कहीं उनको रुकते हुए मिली है, और जो डिमांड है वो शिफ्ट होते हुए मिली है। जो रशिया के से इंडिया और चाइना जो रशिया से कंटिन्यूसली डिमांड क्रिएट कर रहे थे, वो डिमांड शिफ्ट होकर मिडिल ईस्ट की तरफ जा सकती है, क्योंकि शिपमेंट वगैरह के अंदर कॉस्टिंग उनकी बढ़ जाएगी। तो ऐसा उम्मीद है। लेकिन ये समय बताएगा कि किस तरह से इंडिया और चाइना इस चीज को रिटेलेट करते हैं और आगे मार्केट को किस तरह से ये फेवर करते हैं। तो देखिए, इस समय जो प्रेशर बना हुआ है मार्केट के अंदर, तो ये डिमांड डेफिनेटली रशिया के सप्लाई को कम करेगा, और जब रशिया का सप्लाई कम करेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हो रही है। उसी के एक हमको चांस मिल रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूडल प्राइसेस और नेचुरल गैस प्राइसेस दोनों एक साथ तेजी करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है, तो इसके अंदर आगे भी बाय एंड की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है तो बात अलग अलग है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, केवल ये कि सैंक्शन लगाया गया है। ये सैंक्शन किस तरह से वर्क करता है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि आने वाले, क्योंकि रशिया के साथ में उनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं, जी। तो वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि रशिया के साथ नेगोशिएट करें। अगर रशिया के साथ में नेगोशिएट करते हैं तो डेफिनेटली एक बेनिफिट मिल सकता है और वापस से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये समय बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या रहती है रशिया को लेके, और वहां पे जो लगे सैंक्शंस हैं उनको देख के। तो इस समय अगर ट्रेडर्स हैं तो पॉजिटिव बना हुआ है बायस, तो जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके साथ में ट्रेड करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इंटरडे ट्रेड करें, क्योंकि कोई भी एक डिसीजन या एक कोई न्यूज मार्केट में अभी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकती है। मैंने आपसे पहले भी मीटिंग करी थी और तब मैंने आपसे बोला था कि दिसंबर तक बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी ट्रेडर्स को। उसका रीजन यही है कि अगर जब तक जितना लंबा हम लोग इसके अंदर अभी प्ले करेंगे, उतना ज्यादा अभी आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। जी। जी। तो करंट जियोपॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट देखें अगर फॉर क्रूड ऑयल मार्केट, तो आपको क्या लगता है कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं या इवेंट्स हैं दैट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न। और जो अभी सिग्निफिकेंट कंसर्न है उसमें तो देखिए, ओपेक की मीटिंग है। ओपेक की मीटिंग में उन्होंने बोला था कि हमको प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, कट को अभी बढ़ाने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन वापस से जिस तरह से एक बार क्रूड प्राइसेस ऊपर गए हैं,
तो जो ओपेक कंट्रीज है उनको थोड़ा सा राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि काफी टाइम से नीचे $60 बैरल के आसपास वो ट्रेड कर रहे थे। तो $60 ने क्रूड ऑयल अगर जब ट्रेड कर रहा था तब थोड़ा सा ओपेक कंट्रीज के अंदर टेंशन थी, थोड़ा सा रिलीज उनको मिला होगा, क्योंकि हम्म। प्राइसेस काफी अच्छे से शूट अप हुई हैं। लेकिन यस, जो बाकी अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, वो देखिए अभी इस समय कोई भी वॉर वाली कंडीशंस नहीं चल रही है सभी जगह। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भी चेतावनी दी थी कि आप ये वॉर को खत्म करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब वो क्या होता है भविष्य में, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड हो गई हैं। हम्म। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 3 महीने की कंडीशंस हमको बहुत ज्यादा वॉच करनी पड़ेगी कि मार्केट कंडीशंस क्या है और किस कंडीशंस में हमको खड़ा उतरना है। तो मार्केट थोड़ा सा इसको, जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इस मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ट्रेडर्स, उनको भी थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं भी बना हुआ है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली है जो परचेसिंग पावर कम होगी, उसमें जो हमारा आईएनआर है वो भी वीक होता जाएगा। अब जैसे 86.50 क्रॉस कर चुका है, तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। अब तो मार्केट के अंदर बातें हो गई हैं कि अभी 100 क्रॉस कब करेगा। तो अभी ये जो बातें चल रही हैं, ये तो सारी बातें हैं। अभी हमारे यहाँ पे बजट आने वाला है, जी। तो बजट का भी कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स पे या फिर इंडियन मार्केट पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की बातें हो रही हैं कि 6% इम्पोर्ट ड्यूटी से बढ़ाकर शायद 9% वापस से करा जा सकता है। तो अभी सारी ये बातें चल रही हैं, कितना इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पे होगा वो देखना जरूरी होगा। एज ऑफ नाउ अभी मुझे कोई रिस्क नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ वॉलिटिलिटी दिख रही है, क्लियर डायरेक्शन मार्केट के अंदर अभी नहीं है। जी। ओपेक प्लस जो है इनका क्या रोल होता है टू मैनेज द ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस? ओपेक प्लस का जो मेन रहता है, इनकी मीटिंग्स कंटिन्यूसली होती रहती हैं। तो इनकी हम्म। मीटिंग्स के अंदर सबसे पहला रोल इनका ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, स्पेशली हम्म। फॉर गल्फ गल्फ कंट्रीज के लिए। तो जी। ओपेक जो है इनका पूरा जो बना हुआ है कि टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं। लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला था कि जो कट करा हुआ प्रोडक्शन है वो अभी हम्म। ये अप्रैल तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सारी मीटिंग्स के अंदर इसका फोकस रहता है, इनका ग्लोबल ऑयल के लिए जितना भी इनका सिनेरियो है उसको मैनेज करते हैं। यस, अमेरिका इसके अंदर नहीं आता है। अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट का हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाता है टकराव देखने को मिला है हमको। तो ये टकराव आज से नहीं है, काफी टाइम पुराना चल रहा है और आगे भी लगता है कि चलता रहेगा, क्योंकि ओपेक के अंदर ये अमेरिका अमेरिका नहीं है इसके अंदर भी इस सदस्य के रूप में। तो हम्म। अमेरिका अगर वहां से कोयले के प्रोडक्शन बढ़ाता है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है। एक अगर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि एक अगर सदस्य बनते हैं और एक केवल यूनिटी बन जाती है और बाकी अगर कोई अपोजिशन में नहीं होता है, तो फिर फ्लक्चुएशंस या फिर मैनिपुलेशन देखा जाए तो उसमें देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट के अंदर इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो मैनिपुलेशन कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ओपेक जो है मार्केट को स्टेबल रखने में और उसके बाद में प्रोडक्शन डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जी। ग्लोबल ऑयल सप्लाई ग्रोथ जो है इसके आगे क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो अभी देखिए, जो सप्लाई है उसके पास में सबसे बड़ा चैलेंज है जैसे कि यही है कि सप्लाई बना हुआ है। हम्म। रशिया ऐसा नहीं है कि रशिया सप्लाई नहीं करेगा। अब उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट होती है वो तो समय बताएगा, लेकिन ये चाइना का रिवाइव होना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर इस चीजें की तरह की चीजें आ रही हैं। देखिए क्रूड ऑयल की डिमांड अलग अलग जगह से अलग अलग डिफरेंस स्पेस से है। अगर हम देखें तो कहीं कैंडल्स भी अगर जो हम लोग लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं वैक्स जो है वो भी क्रूड ऑयल से ही बनता है। तो क्रूड ऑयल जी। की डिमांड्स है वो बाकी चीजों में बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पेट्रोल गाड़ी चलाने के यूज होता है। यस, बहुत टाइम से हम पेट्रोल प्रेशर देख रहा था, क्योंकि चाइना रिवाइव नहीं कर रहा है। अगर हम्म। जैसे आज भी इसके अंदर आई थी रिपोर्ट कि चाइना रिवाइव करेगा 2025 में। अगर चाइना रिवाइव करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या फिर सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ, तो कहीं ना कहीं हमको रिवाइव मिलेगा, और रिवाइव मिलेगा तो डेफिनेटली चाइना का बड़ा कंज्यूमर है, तो हमें प्राइसेस वापस से शूट अप होते हुए देखेंगे। जी। ग्लोबल ऑयल इन्वेंटरीज को लेकर आपका क्या नजरिया है? ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्री अगर देखें तो काफी स्टेबल चल रही है। अभी हम हम्म। कंटिन्यूसली देखें तो पिछले हमने 3 हफ्ते से देखा है थोड़ा सा एक कमजोर होते हुए दिखी है। लेकिन ओवरऑल सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा फर्क अभी तक तो नहीं हम्म। है। ये सैंक्शन के बाद में थोड़ा सा फर्क आया है, जिसके हम्म। कारण हमें वापस से तेजी देखने को मिली है। लेकिन अभी जितनी डिमांड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो हम्म। ये समान डिमांड एंड सप्लाई इस समय थोड़े से कंट्रोल में है। लेकिन यस, हम जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डिमांड अगर चाइना की तरफ से रिवाइव होती है तो फिर बढ़ेगी। अगर नहीं, अगर वहां पे जैसे हमने अभी उनकी जीडीपी देखी है 0.2% से 0.1% पे आ गई है, ऑलमोस्ट नेगेटिव की तरफ वो जा रहे हैं। अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इकोनॉमी में प्रेशर है। अगर हम्म। इकोनॉमी पर प्रेशर हो रहा है तो डिमांड में ऑब्वियसली है परचेसिंग पावर में कमी देखने को मिलेगी। और ये जिस तरह से आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल रहा है, अगर रिवाइव करता है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। और जब तक ये रिवाइव नहीं कर रहा है तब तक वापस से हमें जो क्रूड के अंदर तेजी देखने को मिली है, वापस हम्म। से अपर लेवल से हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। जी।
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस आउटलुक क्या है फॉर क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से बोलूँ तो सॉरी, अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो मैंने शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो मुझे वापस से लगता है कि 6900 7000 के आसपास तक जाता है, वहां से करेक्शन ले सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रहेगी आने वाले टाइम में हमें वापस से 8000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बैरल्स की बात करें तो समवेयर अराउंड हमको 90 बैरल्स तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे अपसाइड वापस। करंट ट्रेडिंग सिग्नल्स फॉर क्रूड ऑयल? करंट ट्रेडिंग सिग्नल्स आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट के अंदर कोई क्रैश मिलता है 6550 6400 के बीच में, अगर कोई लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनी। रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए इन द क्रूड ऑयल मार्केट? क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर अभी बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत काफी लो प्राइस पे चल रहा है। एक एवरेज प्राइस के अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा अभी ऊपर आया है, लेकिन बहुत टाइम तक हमको एक लोअर प्राइस पे चल रहा था। ओवरऑल टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर 50 जो कोरोना टाइम पे लो बनाया था, उसके बाद में जो हाई बनाया था 9996, उसके बीच में अगर सिनेरियो देखें तो एक 50% करेक्शन के बाद में काफी दिन तक कंसोलिडेट करा था। उसके बाद में अपसाइड वाली वापस देखने को चालू करी है। 5500 का इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस पोजिशन बेसिस का रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। आने वाले टाइम में हमें 8000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि काफी टाइम से अगर देखा जाए तो 2024 में क्रूड ऑयल ने अपने को इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए थे, जो मैंने लास्ट अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में बोला भी था। लेकिन 2025 में हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो पैटर्न के हिसाब से वो ट्रेड कर रही है। 2016 में उसने लो बनाया था, 2018 में वापस एक नया हाई बनाया था, 2020 में एक लो बनाया था वापस से, और जो सेम लेवल के लोस बनाए थे। और 2022 में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी और 800 तक का हाई देखा था। उसके बाद में 2024 में वापस उसने लो बनाया। मतलब हर 4 साल में वो अपना लो बनाता है और उसके बाद में अगले 2 साल में वो हाई बनाता है। तो 2026 एंड तक मैं नेचुरल गैस के अंदर अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अंकित जी, और कोई बात आप बताना चाहेंगे ऑयल के बारे में? हाँ देखिए, ऑयल के बारे में तो और स्पेशली यही नहीं है। मार्केट में अभी जो इस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी ट्रेडर्स को कि अभी ऑयल को चाहे नेचुरल गैस हो, वॉलेटाइल बहुत हो गए हैं, क्वांटिटी को कम करके चलिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप क्रूड ऑयल का अगर आपका बिजनेस है, या फिर आप पेट्रोलियम का बिजनेस है, या फिर आपका नेचुरल गैस से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप थोड़ा सा हैजिंग करके चलिए। आपको हैज करने में थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन इस समय बहुत ज्यादा हो गया है। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब तक ये वॉलिटिलिटी है, जब तक जनवरी या फरवरी, जब तक वॉलिटिलिटी रहेगी और मार्केट के अंदर कंडीशन सुधरती नहीं है और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, तब तक इसमें हेजिंग पोजीशन बना के ज्यादा चलना ज्यादा बेटर रहेगा। अंकित जी, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह एक एनालिसिस किया आपने और एडवाइस दिया दर्शकों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते।